हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति के बारे में, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा और जो हो गए और सपोर्ट कीजिए मुझे। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा, आपको लाइक लाइक भी कीजिएगा, ठीक है ना। ये इसलिए देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और तो उसमें क्या होता है ना कि एज ए एस्पिरेंट मुझे जो चीज़ मेरे पास नोट्स है, मैं जो पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो शेयर कर दूँ। और बाकी ये जो है कैसा ये लेक्चर लगेगा, आपकी भी कुछ मदद हो जाएगी और हमारी भी कुछ मदद हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसा लगेगा आप वैसा कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर थोड़ी सी अच्छी लगी तो और अच्छा। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पर आना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। थोड़ा सा माइक में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा सा हो सकता है कि बोलने का तरीका में भी थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियल टाइम है, तो क्योंकि पता है कि कोई भी एग्जाम से किसी भी चीज़ को में चाहे कोई भी काम करते हैं तो शुरू वाला समय थोड़ा सा कठिन वाला टाइम होता है और सीखने में लगता है, कुछ चीज़ें नई नई सीखनी पड़ती है। कहाँ छोटी छोटी गलतियाँ होती है वहाँ वहाँ ध्यान जाता है। ऐसे तो आप कुछ लगता है कि बिना काम की अगर सोचते हैं तो सोचने में और करने में थोड़ा सा डिपेंड करते हैं, तो कुछ एक एक गलतियाँ छोटी छोटी चीज़ें भी नज़र आने लगती है। तो वो चीज़ है, ठीक है। अगर छोटी छोटी गलतियों को आप लोग मेरे जो भी आपकी नज़र में आए, आप उसको मेरे कमेंट में कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि सुधार दूँ। तो इसमें मेरा भी व्यक्तित्व में इम्प्रूवमेंट होगा, बोलने के तरीके में इम्प्रूवमेंट होगा, कई सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस वैदिक काल के बारे में करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए वैदिक काल जो है और वैदिक संस्कृति, ये इसका जो टाइम पीरियड है कितना है, 1500 से 600 बीसी, ठीक है ना। 1500 बीसी से 600 बीसी का पूर्व माना गया है, ठीक है ना। 1500 से 600 ईसा पूर्व इनका समय काल रहा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आर्यों का काल है, ठीक है ना। किसका काल है? आर्यों का काल। वो हड़प्पा संस्कृति जब वो समाप्त होने में इनका एक योगदान माना जाता था ना, कई लोग बोले थे कि आर्यों के आगमन के कारण हड़प्पा संस्कृति समाप्त हुई थी, ठीक है ना। तो ये आर्यों का एक काल माना जाता है। आर्य अर्थात आर्य का जो शब्द होता है इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है ना। आर्य, देखिए आर्य जो है ना, ये वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल है, ठीक है। ये इसको माना गया है 1500 बीसी से 1000 बीसी, ठीक है ना। जो ऋग्वेदिक काल है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 बीसी से 600 बीसी, ठीक है ना। 1000 बीसी से 600 बीसी। देखिए इसको वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक। ऋग्वेदिक काल का जो काल पीरियड है 1500 से 100 बीसी से 1000 बीसी, और जो उत्तर वैदिक का है 1000 बीसी से जो 600 बीसी तक, ठीक है। तो जो स्रोत है, देखिए हम लोग स्रोत के बारे में देखेंगे कैसे कहाँ से मिलता है, क्योंकि हम लोग कई आगे पढ़ रहे हैं तो स्रोतों का भी आपको पता है कि हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए स्रोत कहाँ से, ओनली ऋग्वेद, ठीक है ना। एक किससे मिलता है? ओनली ऋग्वेद और कौशिकी, ठीक है ना। तो ओनली ऋग्वेद जो एक मतलब कि साहित्यिक स्रोत बोल सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ से हम लोग को मिलता है, ठीक है। स्रोत में यहाँ से उत्तर वेद काल में देखिए यहाँ से सिर्फ क्या मिलता है, एक ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो जो ऋग्वेद है उससे मिलता है, ठीक है ना। और जो उत्तर वेद का है वहाँ 3 वेद से मिलता है, ठीक है ना। यहाँ तो ये 3 वेद उपनिषद आ गए थे, वेदांग आ गया था, ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथ आ गए थे, तो इनसे इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखेंगे इसको। और जो एक बार देख लेते हैं, जो इनके जो उत्तर वैदिक काल में इनके ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ से आरण्यक से उपनिषद से, और ऋग्वेद के अलावा जो पता है कि 4 वेद थे, तो सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना यहाँ हुई थी। तो 3 वेदों से यहाँ जानकारी मिलती है। फिर इसके सहायक ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है ना। और पी शब्द डी जो मृदभांड है, और ये सभी मृदभांड, ठीक है ना। तो इससे इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। मंत्र, यहाँ जो मंत्र है यूनेस्को मानव की अमृत विरासत में शामिल किया गया 2007। जो ऋग्वेद का जो मंत्र है और ये ऋग्वेद और जो इन वेदों में है, तो इस जो मंत्रों को, कुछ जो इम्पोर्टेंट मंत्र है उनको किसमें शामिल किया गया है? और यूनेस्को के जो मानव अमूर्त विरासत में है उसको शामिल किया गया 2007 में, ठीक है ना। आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि देखिए जो वैदिक काल है इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। इसका प्रमाण स्रोत कहाँ से मिलते हैं? तो ऋग्वेदिक का काल का जो स्रोत है वही ऋग्वेद से मिलता है, और उत्तर वैदिक में काल में ऋग्वेद के अलावा जो 3 और वेद थे उनकी जो रचना हुई थी, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनसे जानकारी मिलती है। और फिर उनके सहायक ग्रंथ जो हुए थे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और मृदभांड, जो पी डब्ल्यू है वो मृदभांड से जानकारी मिलती है, ठीक है। और याद रखिए कि जो इम्पोर्टेंट मंत्र हैं ऋग्वेद और जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के, वो उसकी जो उसको अमूर्त विरासत में शामिल कर दिया गया है 2007, ठीक है। चलिए हम लोग ऋग्वेद काल के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसको प्रारंभिक वैदिक काल भी कहा जाता है, ऋग्वेद को प्रारंभिक वैदिक काल भी कहा जाता है। टाइम पीरियड हम लोग देख लिए थे 1500 बीसी से 1000 बीसी, देखो अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं।
आर्य की समस्या, भारत में निवास स्थान इनका, स्रोत के बारे में, ठीक है ना, ऋग्वेद से पता ही है। सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक धार्मिक जीवन, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग देख लीजिए। आर्य, आर्य के बारे में, आर्य जो समस्या थे, आर्य कौन थे, ठीक है ना, मूल निवास स्थान कहाँ है, पहचान क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन, आर्य कौन थे बहुत पूछता है, और उनका मूल निवास स्थान, ठीक है ना। मूल निवास स्थान को लेकर कई सारे विद्वानों ने कई सारे मत दिए थे, तो उसको भी देखने को मिलेगा, पहचान, ठीक है ना। भारत में प्रारंभिक निवास स्थान इनका कहाँ है, ठीक है ना। स्रोत कहाँ, इनकी स्रोत कैसे मिलता है, तो ऋग्वेद से, ठीक है ना। सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में, धार्मिक आर्थिक जीवन के बारे में, और सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के बारे में, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। अलग अलग विद्वान कई सारे मत देते, देखिए ये कजाकिस्तान है, ठीक है ना। यहाँ टर्की, इराक, ईरान, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इराक जो है, इसको आप मैप ध्यान में रखे देखिए, ठीक है। ये जो उस समय का काल पीरियड है ना, और उस समय के काल पीरियड और इस समय के काल पीरियड को इसमें दिखाता है। हम लोग आगे इसको देखेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग इसको यहाँ से पढ़ते थे, तो जो क्वेश्चन हमारा था कि आर्य कौन थे, तो यहाँ सवाल उठता है कि आर्य कौन थे, उनका मूल निवास स्थान क्या था, उनकी पहचान क्या थी, ठीक है ना। ये सभी मुद्दे आर्य समस्या के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। आर्य समस्या के रूप में ये सारे जाने जाते हैं कि आर्य कौन थे, वो मूल स्थान कहाँ था, कहाँ के मूल निवासी था, और उनकी पहचान क्या थी, ठीक है ना। तो वर्तमान में आर्य शब्द का अर्थ नस्ल, जाति या श्रेष्ठता के रूप में नहीं जाना जाता है। अब माना जाता है कि आर्य वे थे जो भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं जब बोलते थे। भारोपीय मतलब इंडो, जो भारत की भी भाषा बोलते थे और यूरोपियन भाषा भी बोलते थे, ठीक है ना, वे लोग थे, ठीक है ना। एक जैसी संस्कृति का पालन करते थे तथा 1500 बीसी के आसपास पूर्वी यूरोप से भारत के बीच रहते थे, के आसपास पूर्वी यूरोप से भारत के बीच रहते थे, ठीक है ना। वहां से लेकर यूरोप से लेकर पूर्वी यूरोप से लेकर भारत के बीच बोलिए तो कहें तो ये मध्य एशिया का पूरा क्षेत्र, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में ये निवास करते थे, ठीक है ना। ये देखिए कौन थे इनका पहले जो प्रमाण बोला जाता था, तो वर्तमान में जो है आर्य शब्द जो है अर्थ नस्ल, इसका मीनिंग बोला जाता था कि आर्य जो है ना, उसका मतलब होता है नस्ल, जाति, श्रेष्ठता के रूप में माना जाता है। लेकिन अब जो है ना इसको खंडन किया जाता है, बोलता है कि ये जो है ना, ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोलते थे लोग, ये लोग जो है, और वहाँ के निवास करने वाले इन क्षेत्रों के बीच में ये लोग रहते थे, और यूरोप और भारत के बीच वाले पूरे क्षेत्र, ठीक है ना। और 1500 आसपास के पास पूर्वी यूरोप से भारत के बीच रहते थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आर्यों की पहचान, ठीक है। आर्यों की जो पहचान हम लोग करते हैं, तो आर्यों की पहचान कई विशेषताएं मानी जाती है। आर्यों की पहचान के पहले ये लोग क्या चीज का प्रयोग करते थे, घोड़े का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। फिर युद्ध रथ का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। यहाँ देखिए रथ का प्रयोग करते थे, घोड़े का प्रयोग करते थे। आरा वाले पहियों, ठीक है ना, तिलिया वाले पहियों, आरा वाले पहियों का प्रयोग, पहिया हड़प्पा में भी है, लेकिन वहाँ पहिया ठोस है, ठीक है ना, आरा वाला नहीं है, याद रखिएगा। आरा वाले पहियों का प्रयोग करते थे, वहाँ जो पहिया था ठोस था, तो आरा वाला पहिया ना उसकी अपेक्षा क्या हुआ है, हल्का हो गया है, ठीक है ना, हल्का हुआ है। उसमें आरा लगाने से क्या होगा, देखिए अगर इसको हम पूरा बना दें, अगर पूरा इसको खाली मेटल से ही बनाए तो ये क्या होगा, पूरा भारी होगा, ठीक है ना। अगर देखिए बोलिंग कहेंगे, एक जो है ना अपने साइकिल के देखेंगे चक्का, उसमें जो क्या होता है, स्कोप लगा होता है ना, ऐसे ऐसे, वही तिलिया इसमें इनमें प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है ना, वैसा ही, ठीक है। दाह संस्कार करने ये लोग जान गए थे, ठीक है ना। यज्ञ वेदी, अग्नि पूजा, बलि देना यहाँ की प्रमुख था, ठीक है ना, इन चीजों। इसको आगे थोड़ा देखते हैं। सोमरस का पान करना, ठीक है ना, सोमरस का पान करना। वर्तमान इफ्रेटा पौधे की कई विद्वान सोमरस मानते हैं, ठीक है ना। सोमरस का पान करना क्या था, उनका यह था। वर्तमान इफ्रेडा पौधे के कई विद्वान सोमरस मानते हैं। जो इफ्रेडा पौधा, याद रखिएगा कौन सा पौधा, इफ्रेडा पौधा, ठीक है ना। इफ्रेडा पौधा को क्या मानते थे, सोमरस मानते थे, ठीक है। देखिए आर्यों की पहचान क्या थी, तो उनकी पहचान के लिए वे लोग घोड़े का प्रयोग करते थे, रथ का प्रयोग करते थे, आरावरा पहिए का प्रयोग करते थे, दाह संस्कार करना, यज्ञ विधि, अग्नि पूजा, बलि देना और सोमरस इसका पान करना, ठीक है ना। ये अब आते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में, जो है इनके बारे में जानते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये देखेंगे, ठीक है ना। तो इस बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न अलग अलग मत दिए हैं। विद्वान जो है, कई का विद्वान ने क्या बताया, जर्मनी बताया। उन्होंने क्या बताया कि वे जर्मनी के रहने वाले थे। सर गिल्स जो थे वो डेनिंग नदी के आसपास के क्षेत्र वाले लोगों को बताया, ठीक है। तिलक जो थे वो उत्तरी ध्रुव के निवासी, इन लोगों को बताया कि वे उत्तरी ध्रुव से आए, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती जो बताए, बोले कि ये तिब्बत के लोग थे, ठीक है ना। अविनाश चंद्र दास जो थे सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में बताया, ठीक है ना, सप्त सिंधु प्रदेश। मैक्स मुलर जो है मध्य एशिया, ठीक है ना, मध्य एशिया के लोग इन्होंने बताया, ठीक है ना। मैक्स मुलर ने कहाँ बताया, मध्य एशिया। यह सबसे मान्यता प्राप्त है क्योंकि इसे आंध्रो नव संस्कृति का पुरातात्विक सहयोग प्राप्त है, ठीक है ना। ये जो मध्य एशिया वाला है जो है ना, ये जो है ये सबसे ज्यादा
प्रचलित है, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान रखिए। कौन सी संस्कृति से बोला जाता है? आंध्रो नव संस्कृति, ठीक है ना। मैक्स मुलर ने बताया था कि कहाँ से? मध्य एशिया से। देखिए कई सारे विद्वान हैं अलग अलग क्षेत्रों से, उन्होंने बताया कि जो है अलग अलग जगहों से लोगों ने आए, और ये मूल जो है अलग अलग देश या अलग अलग जगह के बारे में बताया गया, ठीक है ना। उसके वजह से पेंगा महोदय बताएं, इनको ये सारी चीज़ याद रखना है क्योंकि कई बार पूछ देता है नंबर। पेंगा महोदय के अनुसार क्या बताएं? ये जर्मनी के रहने वाले सर गिल्स, ये डेन्यूब नदी की बताएं कि डेन्यूब नदी के आसपास रहते थे ये लोग, ठीक है। जो तिब्बत के वो बताएं कि उत्तरी ध्रुव के आसपास रहने वाले लोग थे जो यहाँ आए थे। दयानंद सरस्वती बताते हैं कि तिब्बत के निवासी थे, ठीक है ना। अविनाश चंद्र दास बताते हैं कि सब सिंधु प्रदेश के ही ये लोग थे, ठीक है ना, बाहर वर्ष से नहीं आए थे, ठीक है ना। मैक्स मुलर जो बताते हैं ये मध्य एशिया के बताते हैं, और यही सबसे प्राचीन मतलब सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त इसको है, और बोला जाता है क्योंकि इसे आंध्रो नव संस्कृति का पूरा तात्विक सहयोग हो रहा था। देखिए कुछ यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चलता है कि लगभग इधर के ही लोग थे, ठीक है ना। आपको याद रखना है आंध्रो नव संस्कृति, ठीक है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। भारत में प्रारंभिक निवास स्थान, ठीक है ना। भारत में प्रारंभिक निवास स्थान एक कहाँ था? इसके बारे में प्रारंभिक आज के अफगानिस्तान, ठीक है ना। अफगानिस्तान से भारत के पंजाब हरियाणा के बीच मुख्यतः रहते थे। कहाँ रहते थे? आज के जो अफगानिस्तान है ना, वहाँ से भारत के पंजाब हरियाणा के बीच मुख्यतः रहते थे, ठीक है ना। इन्होंने ऋग्वेद में इस क्षेत्र की स्थलाकृतियों, नदी, पर्वत आदि की चर्चा की है, ठीक है ना। इस क्षेत्र की स्थलाकृतियों को आदि की चर्चा की है ऋग्वेद में, अतः इसी आधार पर ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है ना कि जो अभी जो है प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया, कहाँ से? पाकिस्तान और भारत के पंजाब हरियाणा के से उस अफगानिस्तान से लेकर भारत के पंजाब हरियाणा के बीच वाले क्षेत्र में ये लोग मिलकर रहते थे, ठीक है ना। और ऋग्वेद में जो है चूंकि कुछ यहाँ की नदी पर्वतों का यहाँ नाम दिया गया है, चर्चा किया गया है, इस आधार पर उसकी पता चलता है, ठीक है ना। जैसे वहाँ की नदी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, कुछ पर्वतों का नाम है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। निवास क्षेत्र देखिए कहाँ से? अफगानिस्तान के क्षेत्र। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कई नदियों की चर्चा, ठीक है, जो कमोबेश आज भी इसी नाम से जानते हैं। जो पहले की चर्चा उसको आज भी उसी नाम से जाना जाता है लगभग। जैसे पहला है गोमल, ठीक है ना, वो गोमती नदी है, ठीक है ना। कौन सा है? उसको गोमल के नाम से। एक था दूसरा सुवास्तु, ठीक है, उस सुवास्तु, ठीक है ना, उसको स्वात नदी अभी कहते हैं, ठीक है ना। कुब्बा उसको अभी क्या कहते हैं? काबुल। और कुर्रम उसको कहते हैं कुरुम, ठीक है ना। देखिए उस समय की भी वही नाम था और अभी भी है, इस वजह से पता चलता है कि मतलब जो है उनका निवास क्षेत्र ये था, ठीक है ना। देखिए अफगानिस्तान के कहाँ से मिलता है? गोमल से, ये याद रखना है। गोमल, सुवास्तु, कुब्बा और कुर्रम, ठीक है ना। गोमल, सुवास्तु, कुब्बा और कुर्रम, और उनका अभी वर्तमान नाम क्या है वो भी याद रखना जरूरी है। जैसे गोमल का गोमती है, सुवास्तु का स्वात है, कुब्बा का काबुल है और कुर्रम का कुरुम है, ठीक है ना, इसको याद रखना चाहिए। अब आते हैं इधर भारत पाकिस्तान के क्षेत्र, इस क्षेत्र को आर्य सप्त सिंधु प्रदेश या देवयोगी प्रदेश कहते थे। जो भारत पाकिस्तान वाले बीच में रहते थे ना, यहाँ सप्त सिंधु प्रदेश या योगी प्रदेश कहते थे। यहाँ की नदियों की चर्चा करते हैं जिनकी वर्तमान नदियों से तुलना की जाती है। यहाँ की जो कुछ नदियों की चर्चा करते हैं जिनकी क्या है? वर्तमान नदियों से तुलना। देखिए इसको ये लोग आपको समय क्या कहते थे थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। सिंधु नदी जो है, सिंधु की सर्वाधिक यहाँ चर्चा मिलती है, ठीक है। सिंधु कैसे नाम थे? सिंधु से ही जानते थे, ठीक है। सिंधु की सर्वाधिक चर्चा मिलती है, ठीक है। दूसरा है वितस्ता, ठीक है ना। वितस्ता इसको वितस्ता किसको कहा जाता था? झेलम नदी को, ठीक है। वितस्ता किसको कहा जाता था? झेलम नदी को। और तीसरा अस्कनी, अस्कनी किसको कहा जाता था? चेनाब नदी को। अस्कनी किसको कहा जाता था? चेनाब नदी को। अगली है परुसनी, जिसको रावी नदी को कहा जाता था, ठीक है। अगला है विपाशा, जिसको ब्यास नदी कहा जाता था। सतलुज, सतलज नदी को। और सरस्वती जो विलुप्त हो गई है, ठीक है ना। नदी तमाम, माते तमा भी इसका नाम है, ठीक है ना। ये सरस्वती, ठीक है ना, इसको अभी ये विलुप्त हो गई है, ठीक है ना। इन नदियों का वर्णन मिलता है 7 नदियों का। सिंधु के नाम से ही वितस्ता का जो झेलम नदी का नाम है, ठीक है ना, प्राचीनतम नाम। इसको याद रखना है क्योंकि ये पूछेगा लगभग। अस्कनी चेनाब नदी को बोला जाता था, और जो है परुसनी रावी नदी को, और विपाशा ब्यास नदी को, सतलज नदी को, और सरस्वती विलुप्त नदी को, जो विलुप्त हो चुकी है अभी ये नदी। इसका अन्य नाम नदी तमा और माते तमा, नदी तमा और माते तमा भी मिलता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्यों ने हिमालय को हिमवंत तथा मुझवंत कहा। आर्यों ने हिमालय को क्या कहा? हिमवंत तथा मुझवंत कहा। लेकिन आर्य ऋग्वेदिक काल में भारत के भीतरी क्षेत्र से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। उस समय देखिए उन्होंने हिमालय को ये याद रखे, क्या कहा? हिमवंत तथा मुझवंत कहा, ठीक है ना। हिमालय को क्या बोले? हिमवंत तथा मुझवंत। लेकिन आर्य जो है ऋग्वेदिक काल में भारत के भीतरी क्षेत्रों से परिचित नहीं थे। वे सिर्फ वो हरियाणा पंजाब वाले के आसपास ही क्षेत्रों में उधर आते थे, ठीक है ना। सिंधु नदी के आसपास जो नदियां हैं उनकी सहायक नदी के आसपास क्षेत्र में ही बोला था। ये इधर उसके बाद नहीं है, गंगा घाटी की तरफ नहीं है, न ही वो नर्मदा की घाटी की तरफ है, ठीक है ना। ये इसके बारे में है। ऋग्वेद में गंगा यमुना की 1 से 2 बार चर्चा मिलती है। यहाँ कितनी बार चर्चा मिलती है हमको? 1 से 2 बार, ठीक है ना, ज्यादा नहीं मिलती। उन्होंने विंध्य पर्वत नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं किया, ना ही उन्होंने विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं किया। वे अरब
सागर तथा बंगाल की खाड़ी से भी परिचित नहीं थे, ठीक है ना। वे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी परिचित नहीं थे, मतलब कि वो उस इलाके में ही रहते थे और जो सिंधु और उसके आसपास जो उसकी सहायक नदियाँ थी, और जो अफगानिस्तान में हमने काबुल नदी और जो था सोवात नदी, उन सारे के बीच ये रहते थे, ठीक है ना। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और नर्मदा नदी हिंद पर्वत से भारत में तो लोग नहीं के बारे में उनको पता था, ठीक है ना। जो भीतरी इलाके, ठीक है। अब चलते हैं ऋग्वेद से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। ऋग्वेद से परिचय क्या मिलता है, ठीक है। रचना जो है महर्षि महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है, वेद व्यास द्वारा मूलतः की गई थी, ठीक है ना। जो ये जो ऋग्वेद की जो रचना है कि कौन किसने किया था, जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है ना, वेद व्यास, इसको याद, कृष्ण महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इसको याद रखिए, किसने किया था, कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास ने किया था, ठीक है ना। ऋग्वेद, अब आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद के। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति की तुलना में लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है ना। ऋग्वेद जो क्या है, देवताओं की स्तुति की तुलना में लिखा गया है ना, और देवताओं की स्तुति के लिए, ठीक है ना, मतलब कि पूजा पाठ के लिए ये लिखा गया ग्रंथ है। यह पुजारी परिवार द्वारा संग्रहित प्रार्थना है। किस परिवार द्वारा, पुजारी परिवार द्वारा, क्योंकि देवताओं को संग्रहित करने के लिए, मतलब देवताओं की स्तुति के लिए ये लिखा गया था, तो पुजारी परिवार द्वारा संग्रहित प्रार्थना है, ठीक है ना। इसमें कुल 1028 सूक्त मिलते हैं। कितने सूक्त मिलते हैं, 1028, याद रखिएगा, 1028 सूक्त मिलते हैं। और 250 से 300 के बीच इंडो यूरोपियन शब्द मिलते हैं। 250 से 300 के बीच क्या मिलते हैं, 250 से 300 के बीच इंडो यूरोपियन क्या मिलते हैं, शब्द मिलते हैं, ठीक है ना। 250 से 300 के बीच इंडो यूरोपियन शब्द मिलते हैं। यह पुस्तक 10 मंडलों में विभाजित है। यह पुस्तक क्या है, कितने मंडलों में विभाजित है, 10 मंडलों में विभाजित है, जिसमें 2 से 7 सर्वाधिक प्राचीन है। देखिए ये जो पुस्तक है 10 मंडल में विभाजित है, 1028 सूक्त है, और 250 से 300 के बीच इंडो यूरोपियन शब्द मिलते हैं, ठीक है ना। जो इंडो यूरोपियन शब्द हैं, 250 से 300 शब्द यहाँ देखने को मिलते हैं, और जो है ना सबसे 2 से 7 सर्वाधिक प्राचीन हैं, ठीक है ना। जो अभी इसमें जो है ना, जिसको लिखा गया है 10 मंडल, उसमें से 2 से लेकर 7 तक में सबसे ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है, और बाकी सबको तो बाद में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कुछ यहाँ देखते हैं मंडल और उनके मुख्य बातें, जो है ना। फर्स्ट जो मंडल में है ना, वो जुआ की बात करता है, ठीक है। सेकेंड मंडल में इसमें कृषि क्रियाओं पर बल दिया गया है, ठीक है ना, और गायत्री मंत्र की चर्चा है, ठीक है, जिसकी रचना किसने की, सॉरी, जो फर्स्ट है उसमें जुआ की बात है, सेकेंड में इसमें कृषि क्रियाओं पर बल दिया गया, जो सेकेंड है इसमें किस पर दिया गया है, कृषि क्रियाओं पर बल दिया गया। और थर्ड जो है ना, गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है, ठीक है ना। थर्ड में क्या मिलती है, गायत्री मंत्र की चर्चा। इसकी रचना किसने की थी, विश्वामित्र मुनि ने की थी, ठीक है ना, विश्वामित्र मुनि ने की थी, ये इसको। और फोर्थ जो है कृषि अनुष्ठानों पर बल है, ठीक है ना। फोर्थ हो रहा किस पर है, कृषि अनुष्ठानों पर बल है। और 5 जो है अग्नि तथा घोड़े का महिमा मंडल, ठीक है ना। इसमें क्या है, अग्नि तथा घोड़े का महिमा मंडल। ऋग्वेद की शुरुआत की अग्नि स्तुति से होती है, ठीक है ना। ऋग्वेद की शुरुआत की क्या होती है, अग्नि स्तुति से होती है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। ये 5th वाला, ठीक है ना। 6 है, इसमें हरि यूपिया शब्द की चर्चा है, ठीक है ना। हरि यूपिया शब्द की चर्चा, ये इसको याद रखिए। 6 में किस शब्द की चर्चा है, हरि यूपिया शब्द की चर्चा है ये। और 7th में है, इसमें 10 राजाओं के युद्ध तथा वरुण देव की पूजा की चर्चा है। 7th में क्या है, 10 राजाओं के युद्ध, ठीक है ना, 10 राजाओं के युद्ध और वरुण देव की पूजा की चर्चा, ठीक है ना, वरुण देव की पूजा की चर्चा 7th मंडल में। और 8वें में अनार्यों की उल्लेख है, किसका उल्लेख है, अनार्यों का उल्लेख है, ठीक है ना। और 10वें में जो क्या है, 10वें में सॉरी 9वें में, 8वें में अनार्यों की उल्लेख है, 9वें में यह मंडल सोम को समर्पित है, ठीक है ना। यह प्रसिद्ध भाषण मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अनाज पीसती है का चर्चा है, ठीक है ना। इसे 9वें मंडल में क्या है, यहाँ सोम को समर्पित है, ठीक है ना। किसको समर्पित है, सोम को। यहाँ एक प्रसिद्ध भाषण जो है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसती है का चर्चा यहाँ मिलता है, ठीक है ना। और 10वें जो है, 10वें में जो है इसमें जो हमारी चर्चा मिलती है उसमें है, इसमें एकत्ववाद, बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद का उल्लेख है, ठीक है ना। एकत्ववाद, बहुदेववाद तथा सर्वेश्वरवाद का उल्लेख है। फिर दूसरा सत्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि एकमत सत्य जो है, एकमत सत्य विप्र बहुधा वदंती, ठीक है ना। एकमत सत्य विप्र बहुधा वदंती, ऐसा उसमें कहा गया, ठीक है ना। फिर तीसरा जो है, समस्त विश्व को एक ही गाँव मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा मिलती है। किसमें मिलती है, 10वें मंडल में, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, इसमें एकत्ववाद, बहुदेववाद और एक सर्वेश्वरवाद का उल्लेख है। फिर सत्य को परिभाषित करते हुए क्या कहा गया है कि एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, ठीक है ना। और फिर से अगली बात क्या है, इसमें समस्त विश्व को एक ही गाँव मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा मिलती है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम की यहाँ चर्चा मिलती है, ठीक है। अब जो है देखिए हम लोग आगे थोड़ा एक बार ये मंडल को देखना जरूरी है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है ना।
फिर उसके बाद हम लोग ये, ठीक है। और भी इसमें कुछ जानकारियाँ हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सरस्वती वंदना, नदी स्तुति, ठीक है ना, विवाह, जो इसे संस्कार माना गया है, नाटक की चर्चा है, सरस्वती नदी, नदी स्तुति, विवाह की और नाटक की, तो इसमें चर्चा, ठीक है ना। इस अगला जो है, इस मंडल को एक सूक्त पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए। इस मंडल के एक सूक्त पुरुष, ठीक है ना, एक सूक्त जो क्या है पुरुष सूक्त में, क्या है पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत दिया गया, ठीक है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत किसमें दिया है, पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल को, ठीक है ना। और इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला गया, ठीक है ना। इसमें किसकी उत्पत्ति पर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला गया। कौन से सूत्र में, नसीदीय सूत्र में, ठीक है ना, नसीदीय सूत्र में, ठीक है ना, इसको याद रखना है। इस कौन से सूत्र में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर डाला गया, नसीदीय सूत्र में, ठीक है ना। और इस मंडल में पुरुष सूत्र में किसका, वन व्यवस्था की चर्चा, ठीक है ना। इसको एक बार थोड़ा सा मंडल को हम लोग देख लेते हैं। तो तेरी भाई देखो, फर्स्ट वाला में क्या है, जुए की चर्चा मिलती है। सेकेंड में इसमें कृषि क्रियाओं पर बल दिया गया, ठीक है ना, उसकी चर्चा में। थर्ड में गायत्री मंत्र की चर्चा, जिसको विश्वामित्र मुनि ने किया था, उसकी चर्चा। फोर्थ में कृषि अनुष्ठानों पर बल दिया गया है, ठीक है ना। पांचवें पर अग्नि तथा घोड़े का महिमा मंडल, ठीक है ना। ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि की वस्तुति से होती है, ठीक है ना। ये मिलता है कि जो ऋग्वेद की शुरुआत है किसकी, अग्नि से वस्तुति से होती है, इसकी मिलता है। अग्नि तथा घोड़े का महिमा मंडन किया गया, ठीक है ना, इसमें पांचवें में। छठे में क्या है, इसमें हरियुपिया शब्द की चर्चा है, ठीक है ना, हरियुपिया। सातवें में इसमें 10 राजाओं के युद्ध तथा वरुण देव की पूजा की चर्चा है, ठीक है ना। इसमें किसमें, सातवें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध और वरुण देव की पूजा की चर्चा, ठीक है ना, इसको याद रखिए। आठवें में अनार्यों का उल्लेख है, आठवें में क्या है, अनार्यों का उल्लेख है। नौवें में यह मंडल सोम को समर्पित है, ठीक है ना। और एक प्रसिद्ध भाषण में है, मैं कभी हूँ, मेरे पिता वैद्य है तथा मेरी माता अनाज पीसती है की चर्चा होती है, ठीक है ना, इसमें 9वें में। और 10वें में इसमें एकतत्ववाद, बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद का उल्लेख है। फिर दूसरा है कि सत्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, ठीक है ना, ऐसा एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, ऐसा उसमें वर्णित मिलता है। तीसरा है समस्त विश्व को एक ही गांव मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा, ठीक है ना। फिर आगे है कि इसमें सरस्वती वंदना की जो है उसकी उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, सरस्वती वंदना, नदी स्तुति, नाटक की चर्चा है, ठीक है ना। इस मंडल के एक सूक्त पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है ना। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला गया, इस पर डाला गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला गया, ठीक है ना। ये नसीदीय सूत्र में, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेदिक समाज के बारे में, ठीक है, आगे जस्ट देखते हैं, ठीक है। ऋग्वेदिक समाज मतलब कबायली समाज था, ठीक है ना। कैसे समाज था, कबायली समाज था, इसको याद रखना है। और आर्य दो सामाजिक समूहों की चर्चा करते हैं, आर्य जो थे दो सामाजिक समूहों की चर्चा करते हैं, एक आर्य की बात करते हैं और दूसरा अनार्य की बात करते हैं, अनार्य, ठीक है ना। आर्य जो क्या होता है, पुरोहित, योद्धा और सामान्य लोग, इसमें इसकी चर्चा, ठीक है ना। आर्य लोग कौन से हैं, ये पुरोहित, योद्धा और सामान्य लोग, ठीक है ना। और कबीलाई में है नो सोशल डिवीजन, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा देखते हैं इसमें, इसको विष के बारे में, सामान्य लोग को विष बोला जाता था। ये फैमिली की संकल्पना है, इसमें धीरे धीरे सतात्मक समाज के मिलता है, ठीक है ना। और स्वजनों के लिए आर्य ग्राम शब्द का प्रयोग करते हैं, स्वजनों के लिए जो आर्य हैं जो, ठीक है, उसको किसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे, ग्राम का, ठीक है। एक किस जो है ना कबीलाई लोग उसको बोले थे, देखिए। और अनार्य में जो होते हैं ना दास, दस्यु और पणी लोग को इसमें शामिल किया था, आलोचना करते, ठीक है ना। ये अनार्य में किसमें दास, दस्यु और पणी लोग, ठीक है ना, दास, दस्यु और पणी लोग इनमें वर्णन मिलता है, ठीक है। देखिए आर्य में, आर्य इसको जो समाज था उसको दो भाग में बांटा गया था, आर्य और अनार्य। आर्य में जो पुरोहित, योद्धा और सामान्य लोग थे, ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और अनार्य में दास, दस्यु, ठीक है ना। फैमिली की संकल्पना है और फैमिली सकारात्मक समाज, ठीक है ना। और स्वजनों के लिए और ग्राम शब्द की उत्पत्ति का प्रयोग मिलता है, ठीक है ना। और एक यहाँ जो कबीलाई है उसका एक डायलॉग है, उसका मिलता है कि समाज देखिए मैं कवि हूँ और मेरे पिता वैद्य हैं और माता अनाज पीसती का भी वर्णन मिलता है, ठीक है ना। यहाँ महिलाओं की स्थिति, ऋग्वेदिक समाज में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति क्या थी, अच्छी थी, ये याद रखिए, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक है ना। हम लोग आगे देखते हैं। महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। कैसा अधिकार प्राप्त था, उनको समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त। अनेक विदु महिलाओं की चर्चा मिलती है, ठीक है। अनेक विदु महिलाओं की चर्चा मिलती है जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की, ठीक है ना, रचना की थी। वैदिक मंत्र, महिलाएं भी वैदिक मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, ठीक है ना, लोपामुद्रा, इन महिलाओं का नाम पड़ता है क्या, इसका नाम है अपाला, घोषा, ठीक है ना, अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा, इन महिलाओं का नाम मिलता है कि उन्होंने वैदिक मंत्रों को भी क्या की रचना की। याद रखिएगा कौन सा, कुछ महिलाओं का नाम अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा नाम मिलता है। आगे चलते हैं, यज्ञ में महिलाएं पुरुषों के साथ बराबर की भागीदारी होती थी। जो यज्ञ में है ना, महिलाएं जो है पुरुषों के साथ क्या है कि बराबर की भागीदारी इनका होता था, ठीक है ना। तो
यज्ञ में महिलाओं का पुरुषों के साथ बराबर विभाग। सभा समिति में उनका प्रवेश था, सभा समिति में उनका प्रवेश था, राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी थी, और राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में भी उनकी भागीदारी थी। और महिलाओं का विवाह कम उम्र में ना होकर यौवन आरंभ की आयु में होता था, ठीक है ना। जब वो जवान होती थी ना तब उनकी उम्र और शादी होती थी, बाल विवाह नहीं था उसमें सिस्टम, ठीक है ना। ये ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं, उनके समाज कैसा था। देखिए महिलाओं की स्थिति उनकी अच्छी थी, ठीक है ना। महिलाओं की स्थिति में जो है महिलाओं की स्थिति उनकी अच्छी थी। वैदिक मंत्रों की उन्होंने रचना किया। कुछ महिलाओं का नाम मिलता है अपार्णा, गोसा, विषवारा, लोकमुद्रा आदि के बारे में, ठीक है। और दूसरा है यज्ञ में महिलाओं को पुरुषों की भांति ही भाग लेने का अधिकार था। और अगला है सभा समिति में भी उनका प्रवेश था, और राजनीतिक में भी वो निर्णय लेने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा देते, ठीक है ना। और महिलाओं का उम्र कम उम्र में शादी, बाल विवाह नहीं था, ठीक है ना। वो विवाह होने पर उनकी शादी होती थी, ठीक है। ये अगला है हम लोग देखते हैं कबीलाई। अगला है कबीलाई प्रथा, ठीक है ना। समाज में बहु विवाह का प्रचलन था, ठीक है ना। समाज में किसका प्रचलन था? बहु विवाह का प्रचलन था, जिसमें बहुपतित्व तथा पत्नीत्व दोनों की प्रचलित था। बहुपतित्व तथा पत्नीत्व दोनों की प्रचलित था। समाज में नियोग प्रथा भी विद्यमान था, समाज में नियोग प्रथा भी क्या था? विद्यमान था, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। कौन सी प्रथा? नियोग प्रथा, याद रखिए। कबीलाई प्रथा, ठीक है ना। कबीलाई प्रथा, ठीक है ना। समाज में बहु विवाह प्रचलित था, समाज में बहु विवाह का क्या था? प्रचलन था, जिसमें बहुपतित्व तथा बहुपत्नीत्व दोनों प्रचलित है, जिसमें बहुपतित्व तथा बहुपत्नीत्व दोनों प्रचलित था। समाज में नियोग प्रथा भी विद्यमान थी, ठीक है ना। इसको याद, ठीक है। उसमें बहु विवाह का प्रचलन था, याद रखिए कबीलाई प्रथा में, ठीक है ना। और समाज में नियोग प्रथा भी विद्यमान थी, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा उसमें। और सामाजिक संघर्ष में, ठीक है, विभिन्न कबीलों, ठीक है ना, विभिन्न कबीलों आर्य अनार्यों में हितों को लेकर संघर्ष होता रहता था, ठीक है ना। विभिन्न कबीलों में क्या था? आर्य अनार्यों में जो होते थे, वहाँ के आर्य अनार्य थे, उनमें हितों को लेकर क्या होता था? संघर्ष होते रहता था। और 10 राजाओं का युद्ध काफी प्रसिद्ध है। वहाँ जो है ना अधिकार को लेकर हमेशा संघर्ष होते रहता था आर्य और अनार्यों के बीच, ठीक है ना। और 10 राजाओं का जो युद्ध है काफी फेमस है, जिसको दसरा के युद्ध है के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। रावी नदी के तट पर ये लड़ा गया था। तो उसका जो प्राचीनतम नाम है पुरुषनी नाम है, ठीक है ना। पुरुषनी नदी नाम है, याद रखिएगा। ये भारत के कबीला जो नेता इनका कौन था? सुदास, ठीक है ना। इनके जो कबीला के नेता थे सुदास, और 10 कबीले थे ना। ये एक कबीला भारत के कबीला 10 कबीले, 5 आर्य थे और 5 अनार्य, ठीक है ना। 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। 5 आर्य में पुरु जैसा शक्तिशाली कबीला भी था, पुरु जैसा शक्तिशाली कबीला भी था। यहाँ अनार्य में यदु, ध्रुव, अनु, तुर्वस मिलते हैं, ठीक है ना। अनार्य में 5 अनार्य में कौन मिलते हैं? यदु, ध्रुव, अनु, तुर्वस, यदु, ध्रुव, अनु, तुर्वस, ठीक है ना। आगे युद्ध में भरत कबीला विजयी हुआ, ठीक है ना। युद्ध में कौन सा कबीला विजयी हुआ? भरत कबीला। इसको याद रखिए। दसरा की युद्ध हुआ परसनी नदी के तट पर, देखो कौन सा एक भरत कबीला हुआ, ठीक है ना। भरत कबीला और 10 कबीलों के बीच हुआ था, ठीक है ना। इसमें इसके जो भरत कबीला के नेता थे वो कौन थे? सुदास थे, ठीक है ना। मतलब सुदास की विजयी हुई भरत कबीला। और दूसरा जो 10 कबीले थे इसमें पुरु था, ठीक है ना। 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। 5 अनार्य में कौन थे? इसमें जो दिया गया है यदु थे, ध्रुव थे, अनु थे, तुर्वस, यदु, ध्रुव, अनु और तुर्वस। ये इनकी क्या होती है? हार होती है, ठीक है ना। और जो सुदास होते हैं भरत कबीला के, वो जीत जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग आते हैं ऋग्वेद के राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के जो राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक मतलब सरदार तंत्रात्मक थे, ठीक है ना। कैसा? सरदार तंत्रात्मक थे, ठीक है ना। यहाँ राजतंत्रात्मक भी नहीं था, सरदार तंत्रात्मक था, ठीक है ना। इसको देखिए, कबीले का मुखिया सरदार होता था, ठीक है ना। और जो राजा एवं राजन्य जैसे उपाधि धारण करता था, कैसा धारण करता? राजा एवं राजन्य जैसे उपाधि ये क्या करता था? धारण करता था। उसका पद भी अनुवांशिक था, लेकिन उसकी हैसियत वास्तविक राजा जैसी नहीं थी, ठीक है ना। उसका पद भी कैसा था? अनुवांशिक ही था, लेकिन उसका जो हैसियत था राजा जैसा नहीं था, क्योंकि उसके पास अधिकारी तंत्र, निजी सेना, न्यायिक तंत्र आदि नहीं होते थे, ठीक है ना। ये याद रखना, ठीक है ना। उसके पास अधिकारी तंत्र, निजी सेना, न्यायिक तंत्र नहीं होते थे। पुरोहितों एवं सेनानी जैसे अधिकारियों की चर्चा मिलती है, ठीक है। पुरोहितों एवं सेनानियों जैसे अधिकारियों की क्या मिलती है? चर्चा मिलती है। लेकिन ये खास महत्व के नहीं है, सरदार कबीलों पर कर नहीं लगाता, ठीक है ना। सरदार जो है कबीलों पर कर नहीं लगाता था, लोग स्वेच्छा से उसे बलि देते थे, ठीक है ना। भेंट वो कर नहीं लगाता था, वो बल्कि स्वेच्छा से लोग उसको क्या करते थे? बलि देते थे, भेंट राजस्थान से, ठीक है ना। और इसमें इसको याद रखना। लेकिन कबीले जो है ना, वहाँ कैसा व्यवस्था था? सरदार तंत्रात्मक व्यवस्था थी। वहाँ एक सरदार होते थे जो राजा और जैसा था ना, वो जस्ट राजा के जैसे ही होते थे, लेकिन उसमें ना उनकी जो पावर होती थी कम होती थी, क्योंकि उसमें जो उसके पास मजबूत अधिकारी तंत्र नहीं था, सेना नहीं था, न्यायिक तंत्र नहीं था, ये सारी चीज़ नहीं थे। हालांकि कुछ अधिकारियों की चर्चा सब मिलती है, मतलब कि कुछ अधिकारी थे जो रखते थे, जो छोटे मोटे काम और कंट्रोल करते थे, ठीक है ना। आज सेना तो उनके पास था ही नहीं,
और जो कर टैक्स था, टैक्स भी वे लोग प्रॉपर टैक्स नहीं मिलता था उनको, भली जो समीक्षा से उनको लोग बलि देते थे ना, भेंट देते थे, इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है ना। वो अब आते हैं आगे पढ़ते हैं प्रजातांत्रिक परिषदें, ठीक है ना। प्रजातांत्रिक परिषदें, राजनीति में प्रजातांत्रिक परिषदें विद्यमान थी जो निम्न, राजनीति में क्या थी, प्रजातांत्रिक परिषदें विद्यमान थी जो निम्न थी, इसको जानते हैं, ठीक है ना। ये सभा, सभा ठीक है, इसका 8 बार उल्लेख मिलता है, नीति का 9 बार है, ठीक है। कबीलों के प्रीत लोग इसमें सभा में शामिल होते थे, ठीक है ना। सभा में कौन लोग थे, तो कबीले के जो सबसे वृद्ध लोग थे ना, मतलब कि अनुभवी लोग थे, उसको शामिल किया जाता था सभा में, इसका 8 बार उल्लेख मिलता है। समिति का 9 बार होता है। कबीले के सभी सदस्यों की परिषद होती है, ठीक है ना। कबीले में के सभी सदस्य जो होते हैं ना, सभी सदस्यों की एक परिषद है, ठीक है ना। ये ठीक है, ये वृद्ध लोगों की सभा थी और ये सभी लोगों की परिषद है। विधत, विधत का उल्लेख मिलता है 122 बार, ठीक है ना। 122 बार इसका उल्लेख है विधत का, ठीक है ना। तो और गण, विधत और गण, देखिए जो प्रजातांत्रिक परिषदें हैं 4 मिलता है, सभा, समिति और विधत और गण। सभा, समिति, विधत और गण। देखिए विधत 122 बार उल्लेख मिलता है। देखिए स्वरूप इस जो है ना, इसका स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना। स्वरूप इसका स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे भी परिषद माना जाता है, ठीक है ना। इसे भी क्या माना जाता है, परिषद। आर एस शर्मा ने सैनिक परिषद है, इसको कौन सा परिषद का माना है, सैनिक परिषद। किसको, विधत और गण को, ठीक है। विधत और गण को कौन सा परिषद माना है, सैनिक परिषद माना है, ठीक। किन्होंने, आर एस शर्मा ने, इसको याद रखिएगा। किन चीजों को उल्लेख मिलता है, सभा, समिति, विधत और गण, ठीक है ना। सभा वृद्ध लोगों की थी, समिति जो थी इसमें सभी लोग उसके एक सदस्य थे, और विधत में जो था, और विधत और गण में इसका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन जो आर एस शर्मा जी बताते हैं कि सैनिक परिषद है, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं, उपरोक्त परिषद में भारतीय प्रजातंत्रात्मा का प्रारंभिक बीज दिखाई देता है, ठीक है ना। भारतीय प्रजातंत्र का क्या दिखाई देता है, प्रारंभिक बीज दिखाई देता है। इसमें लोग एक जगह इकट्ठा होकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। इसमें लोग क्या होगा, एक जगह इकट्ठा होकर क्या होते थे, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। आम सहमति से समान राय बनाई जाती थी, ठीक है ना। आम सहमति से समान राय बनाई जाती थी। देखिए जितने भी परिषदें हैं, उपरोक्त परिषदों में भारतीय प्रजातंत्र का प्रारंभिक बीज दिखाई देता है, ठीक है। प्रजातंत्र क्या दिखाई देता है, प्रारंभिक बीज, ठीक है ना। तो वहाँ लोग मिलते थे और जो निर्णय लिए जाते थे सहमति से लिए जाते थे। ऐसा नहीं था कि राजा थोपा जाता, राजा नहीं सब कुछ एक आया वो अपने मन से सारा किया, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं उसमें था। क्योंकि एक प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को देखने को मिलता है और पहली बार देखने को उसको मिलता है, तो ये इसमें लोग एक जगह इकट्ठा होकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे, ठीक है। और आम सहमति से समान राय दी जाती थी, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हम ऋग्वेदिक की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था की चर्चा, इसमें क्या है, पशुपालन, कृषि और शिल्प व्यवसाय के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। पशुपालन, मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन ही था, ठीक है ना। आर्य मुख्यतः गाय, बकरी, घोड़ों आदि का क्या करते थे, पालन करते थे। क्या चीज का, गाय, बकरी, घोड़ों का, ये सब का पालन करते थे। गायों का काफी महत्व होता है, ठीक है ना। वे धन की मानक थी। किस चीज की मानक थी, धन की मानक थी। गायों के लिए बड़े बड़े संघर्ष हो जाते थे, ठीक है ना, बड़े बड़े संघर्ष हो जाते थे। गाय इतनी महत्वपूर्ण थी कि ठीक है, गाय इतनी महत्वपूर्ण थी कि इनके आगे पीछे कई शब्द विकसित हो गए, ठीक है ना। जैसे पुत्री, दुहित्री, ठीक है ना। जैसे पुत्री, दुहित्री, ठीक है ना। गोधुली, पुत्री से क्या, पुत्री के लिए क्या हुआ, दुहित्री विकसित हुआ। गोधुली के लिए समय की, जो समय की माप है, गोधुली विकसित हुआ। गविष्टि से युद्ध का शब्द, गोप से राजा का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। ये इतने इसका वर्णन मिलता है। अब गोमत से धनी व्यक्ति, ठीक है ना। गोमत से क्या मिलता है, धनी व्यक्ति, गोमत से धनी व्यक्ति, ठीक है ना। देखिए कि उस समय जो है जो कृषि, जो मुख्य व्यवसाय था उनका पशुपालन था। कुछ पशुपालन का उनका साक्ष्य मिलता है ना, भेड़ बकरी ये सब का। और जो है ना, उसमें जो गाय का था, गाय का प्रचलन, गाय के जो महत्व काफी ज्यादा था, ठीक है ना। गाय के नाम पर उनकी आर्थिक स्थिति भी तय होती थी। और साथ ही में अभी रिलीजियस ये भी देखते थे, ठीक है ना, धार्मिक चीजें भी जोड़ते थे। तो गाय के नाम के से ना अपने नाम को जोड़ने लगे। जैसे पुत्री को ना दुहित्री नाम, फिर से गोधरी, समय की माप के लिए गोधरी, सब गविष्टि सब रखा युद्ध के लिए, गोप क्या रखा, राजा के लिए, और गोमत क्या रखा, धनी व्यक्ति के लिए। थोड़ा सा आप देखते हैं यहाँ जो कृषि थी, कृषि क्या है, कृषि के लिए जो है यह द्वितीय व्यवसाय था, ठीक है ना। मुख्य फसल यह जौ थी। मुख्य फसल उनकी कौन थी, जौ थी। आर्यों को जुताई, बुआई, कटाई, मौसम आदि की जानकारी थी, लेकिन कृषि महत्व का पेशा नहीं था, ठीक है ना। कृषि महत्व का पेशा नहीं था, उन्हें कटाई की सब के बारे में जानकारी थी, ठीक है ना। और जो उनका व्यवसाय था ये द्वितीय व्यवसाय था। पहला व्यवसाय जो प्राथमिक था कौन था, पशुपालन ही था, ठीक है ना ये। और लेकिन फिर भी वे लोग ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। कृषि का महत्व का पैसा उतना नहीं था, ठीक है। अब जो आते हैं शिल्प व्यवसाय पर, ठीक है ना। सोना, चांदी, कांसा, तांबा, पीतल, रुणाकार, रत्नाकार, ठीक है ना। रत्नाकार मृदभांड बनाने वाली कुम्हार तथा
टोकरी बनाने की चर्चा मिलती है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें को उनके बारे में जो है ना सोने चांदी का रत्नकार वेदवान कुमार जो है ये सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में भया सॉरी मयस शब्द का अयस अयस शब्द का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। किसका मिलता है? अयस शब्द का, ठीक है ना, जिसका जिसका अर्थ है गैर लोह धातु से लगाया जाता है। जिसका अर्थ क्या किससे लगाया जाता है? गैर लोह धातु से लगाया जाता है। उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द आया है। इसे इसे किससे लगाया जाता है? लोहा से लगाया जाता है, ठीक है ना। ऋग्वेद में अयस शब्द से लगाया जाता है। तो इसका जो है ना मिलता है ना कि वो क्या था कि वो गैर लोह धातु थे, गैर लोह धातु से उसको लगाया जाता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वही चीज क्या है? श्याम अयस और कृष्ण अयस सबका मिलता है वर्णन, ठीक है ना। तो इससे लोहा माना जाता है। इसका लोहा का मतलब तो वर्णन लगाया जाता है, ठीक है ना। ये आगे हम लोग देखते हैं जो है ऋग्वैदिक धर्म, ठीक है ना। ऋग्वैदिक धर्म में हमारे जो है इसमें क्या है विशेषता है कि धार्मिक दृष्टि से काफी विविधता मिलती है, ठीक है ना। धार्मिक दृष्टि से क्या मिलती है? काफी विविधता मिलती है। इसमें एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद सबका उल्लेख है, ठीक है ना। यहाँ काफी विविधता धार्मिक दृष्टि है। एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद जैसी चीजों का उल्लेख मिल रहा है, ठीक है ना। ये आर्य भारी संख्या में देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है ना। भारी संख्या में देवी देवताओं की पूजा करते थे। यास्क ने इन्हें तीन श्रेणियों भू-स्थानीय, आकाश एवं अंतरिक्ष के देवता में बांटा है। जो यास्क हैं एक विद्वान है, उसको तीन श्रेणियों में बांटा है जो देवता हैं। एक भू-स्थानीय, ठीक है ना, भू-स्थानीय भूमि से रिलेटेड स्थानीय, ठीक है ना। आकाश से दूसरा आकाश एवं अंतरिक्ष के देवता, ठीक है ना। आकाश एवं अंतरिक्ष के देवता और भू-स्थानीय, ये तीन भागों में उन्होंने बांटा, ठीक है। भू-स्थानीय, आकाश एवं अंतरिक्ष के देवता, ठीक है। आर्यों को प्रमुख देवताओं में इंद्र, ठीक है ना, प्रमुख देवताओं में इंद्र है जो वर्षा तथा वीरता का परिचय है। किसकी परिचय है? वर्षा तथा वीरता का परिचय है। अग्नि, ठीक है ना, अग्नि धरती की देवता, ठीक है ना। मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ देवता, वेदों की शुरुआत इन्हीं की वंदना से होती है, ठीक है ना। जो अग्नि है इनको क्या बोला जाता है? धरती की देवता। और मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ देवता, ठीक है ना। जो मनुष्य और देवताओं के बीच कौन से देवता इनको मध्यस्थ देवता माना जाता है? वेदों की शुरुआत इन्हीं की वंदना से होती है, ठीक है ना। फिर आगे होता है वरुण, ठीक है ना। वरुण जो है इन्हें जल के देवता, ठीक है ना, जल का देवता या ऋतु, ठीक है ना। नैतिक नियम के संचालक है। रीत या नैतिक जो नियम के संचालक, ठीक है ना। जल के देवता रीत या नैतिक नियम के संचालक कौन है? ये वरुण है, ठीक है ना। नासत्य डॉक्टर के देवता, नासत्य जो क्या थे? डॉक्टर के देवता, ठीक है ना। मित्र, इनका अधिकांश उल्लेख वरुण के साथ जोड़ी के रूप में आया है। जो इनका अधिकांश उल्लेख है वरुण के साथ जोड़ी के रूप में है, ठीक है ना। ये मित्र जो नसत्य मित्र जो इनका जो उल्लेख है इनके साथ है, वरुण के साथ है, जल के देवता के साथ, ठीक है। ये देखिए इसमें यहाँ पर कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। जो इंद्र है, अग्नि है, ठीक है ना, वरुण है, फिर से नसत्य है, ठीक है ना, और मित्र, ठीक है ना। ये फिर आगे चलते हैं। जो आर्य जो है आर्य देवियों की भी पूजा करते थे, ठीक है ना। आर्य जो है देवियों की भी पूजा करते थे, जिसमें उषा, अदिति, निशा आदि मुख्य थे, ठीक है ना। जिसमें कौन थी? उषा, अदिति, निशा मुख्य थी। लेकिन उनका महत्व पुरुष देवताओं की अपेक्षा गौण था, क्योंकि समाज पृथ्वी सकारात्मक था। समाज कैसा था? पृथ्वी सकारात्मक था, ठीक है ना। देखिए आर्य देवी की जो पूजा करते थे ना, किसकी पूजा करते थे? देवियों की भी पूजा करते थे, जिसमें उषा, अदिति, निशा आदि की मुख्य थी। जिसमें देखिए उसमें जो है ना उनका उल्लेख मिलता है, उषा, अदिति, ये सब चीज़ों का उल्लेख मिलता है। लेकिन उनका महत्व पुरुष देवता की अपेक्षा क्या था? गौण था, क्योंकि समाज कैसा था? पृथ्वी सकारात्मक समाज था, ठीक है ना। अगला जो है आर्य स्तुति वंदना, ठीक है ना। आर्य कैसा? स्तुति वंदना, यज्ञ, प्रार्थना आदि के द्वारा अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? आर्य जो थे तो स्तुति वंदना से यज्ञ, प्रार्थना आदि द्वारा अपनी देवी देवताओं की क्या करते थे? पूजा करते थे, ठीक है ना। ये अब सो आगे धर्म की प्रकृति। आर्यों ने प्रकृति का देवीकरण किया, ठीक है ना। आर्यों ने किसका? प्रकृति का क्या किया है? देवीकरण किया है। जैसे वर्षा, सूर्य की रश्मि, पर्वत और नदियों को देवी देवताओं बनाना, ठीक है ना। ये धर्म की प्रकृति क्या है? आर्यों की प्रकृति का देवीकरण किया है, जैसे वर्षा, सूर्य, रश्मियों, पर्वत और नदियों को देवी देवताओं को बनाना, ठीक है ना। आगे धर्म का स्वरूप मानव कृति, ठीक है ना। धर्म का स्वरूप क्या है? मानव कृति, ठीक है ना। आर्यों ने मानवीय गुणों का आरोपण करके देवी देवताओं को बनाया, ठीक है ना। मानवीय कृति, कई सारे धर्म जो है ना उनका स्वरूप तो मानव कृति, कहने का मतलब है ना कि देवी देवताओं को मानव रूप में उनका मूर्ति बनाने जैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। मानव कृति भी था। आर्यों ने मानवीय गुणों का आरोपण करके देवी देवताओं को बनाया था, ठीक है ना, मानवीय गुणों को, ठीक है। अगला जो ऋग्वेदिक धर्म कर्मकांड प्रधान नहीं था, ठीक है ना। यज्ञ किए जाते थे, लेकिन मुख्य जो प्रार्थना और स्तुति, वंदना और प्रकृति पर था, ठीक है ना। ठीक है, ये कर्मकांड प्रधान नहीं था उस समय, ठीक है ना। ऋग्वेद में ये यज्ञ जो किए थे ना उस प्रार्थना और स्तुति, वंदना पर ज्यादा जोर था, ठीक है ना। ये
अगला जो है नियम, जो धर्म है, धर्म का स्वरूप क्या था, यथार्थवादी भी था। ठीक है, धर्म का स्वरूप कैसा था, यथार्थवादी भी था। और क्योंकि ऋग्वेदिक आर्य स्वर्ग, जो ऋग्वेदिक आर्य थे स्वर्ग जाने के लिए पूजा नहीं करते थे, बल्कि इसी जीवन में भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते थे। धर्म का जो स्वरूप था ना यथार्थवादी था, क्योंकि जो ऋग्वेदिक जो आर्य थे ना वो स्वर्ग जाने के लिए पूजा नहीं करते थे, बल्कि इसी जीवन में भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते थे। ठीक है ना, भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते थे। देखिए उनके जो है अभी हम लोगों ने देखा ऋग्वेद की जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं में जो धार्मिक जो दृष्टि से थे काफी विविधता मिली। भारी संख्या में देवी देवताओं की पूजा भी मिली है, जिसमें 3 भागों में बांटा गया, भूस्थानीय, आकाश, मंत्री देवता में। और कई सारे देवताओं की भी चर्चा मिली है, इंद्र, अग्नि की, फिर वरुण की, नासत्य की, ठीक है ना, और मित्र की। ठीक है ना, इनका वर्णन मिला। फिर से जो आर्य जो थे देवियों की भी पूजा करते थे, उषा, अदिति, निशा के बारे में इनका उल्लेख है। ठीक है, लेकिन समाज प्रेरित सकारात्मक था, तो इनकी जो था जो महिलाओं देवियों का था उनका महत्व बहुत था। ठीक है ना, आर्य स्तुति, वंदना, यज्ञ, प्रार्थना आदि द्वारा अपने देवी देवताओं की पूजा करते। ठीक है ना, आर्यों ने प्रकृति का देवीकरण किया। ठीक है ना, वर्षा, सूर्य, उसकी रश्मियों, पर्वतों और नदियों को देवी देवताओं बनाना। ठीक है ना, धर्म का एक स्वरूप मानव कृति भी था। ठीक है ना, मानवीय गुणों का आरोपण करके देवताओं को भी बनाया था। ठीक है, ऋग्वेदिक धर्म कर्मकांड प्रधान नहीं था, यज्ञ किए जाते थे, लेकिन मुख्य जोर किस पर था, वह स्तुति, वंदना और प्रकृति पूजा पर था। ठीक है ना, ये धर्म का स्वरूप तो क्या था, यथार्थवादी भी था। ठीक है ना, धर्म का स्वरूप यथार्थवादी था। ऐसा नहीं था कि ना कि वे लोग जो था ना कि वो ऋग्वेद में ना वो इसलिए पूजा करते थे कि उनका जो जीवन और भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते थे, ये नहीं कि वो स्वर्ग जाने के लिए करते थे। ठीक है, तो ये हमारा ऋग्वेद के था, जिसमें हमने उसको ऋग्वेदिक काल को समाप्त करिए। अभी हम जो पढ़ेंगे उसको उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है ना, देखिए ईयरली वैदिक है जो था 1500 से 1000 के बीसी के बीच रहा था, जो लेटर वैदिक जिसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं 1000 से 600 बीसी के बीच। ठीक है ना, ये सारे चीज़ वही है, लेकिन इसमें जो था ना बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी थोड़ी कुछ बहुत चेंजेज आए। ठीक है ना, कुछ चीज़ें नहीं रही लेकिन कुछ चीज़ें नहीं आई। ठीक है ना, उत्तर वैदिक, चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक के स्रोतों से परिचय। ठीक है ना, तो उत्तर वैदिक स्रोतों से परिचय, पहला आता है सामवेद। यह गायन से संबंधित रचना है। ठीक है ना, गायन से संबंधित रचना है, जिसका संकलन यज्ञों के दौरान गीत गाने के उद्देश्य से किया गया था। यज्ञ के दौरान गीत गाने के उद्देश्य से इसका किया गया था ना। ठीक है ना, सामवेद की रचना। ठीक है ना, भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है, क्योंकि इसमें आलाप, गायन, वाद्य यंत्र आदि की सर्वप्रथम चर्चा। यहाँ में देखिए आलाप, गायन, वाद्य यंत्र की चर्चा। ठीक है, मूलतः यह ऋग्वेद के छंदों से लेकर लिखा गया। किससे लेकर लिखा गया, छंदों को लेकर लिखा गया। यह केवल 75 छंद बनाए हैं, केवल 75 छंद क्या है, नए हैं। ठीक है ना, इसमें कितने छंद हैं, नए हैं। 75 छंद क्या है, नए हैं। आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, यह कर्म कांडों का संकलन है। इसमें यज्ञ एवं बलि का दौरान किए जाने वाले विभिन्न विधि विधानों का उल्लेख है। ठीक है ना, इसमें विभिन्न विधि विधानों का उल्लेख है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में है। ठीक है ना, इसको यह एकमात्र उल्लेख है जो गद्य तथा पद्य दोनों में है। इसके 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना, इसे कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है ना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, देखिए यजुर्वेद को किसमें इसमें क्या संकलन है, कर्मकांडों का संकलन है। याद रखिए, इसमें क्या संकलन है, कर्मकांडों का संकलन है। यह यज्ञ एवं बलि के दौरान दिए जाने वाले विभिन्न विधि विधानों का उल्लेख है। ठीक है, यज्ञ एवं बलि के दौरान जो दिया जाता था ना उसके विधि विधान का मतलब उल्लेख, समझिए कि कर्मकांड के बारे में इसमें दिया गया है। यह एकमात्र वेद है जिसके गद्य एवं पद्य दोनों में, और इसको 2 भागों में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। आगे है अथर्ववेद, इसको देखते हैं। अथर्ववेद यह आम लोगों से संबंधित रचना है। ठीक है ना, इसमें तंत्र, मंत्र, वशीकरण, अंधविश्वास, जादू टोना आदि का उल्लेख है। ठीक है ना, पहले ये आम लोगों से संबंधित है। ठीक है ना, ये भी रखना। और साथ ही ये तंत्र, मंत्र, वशीकरण, अंधविश्वास, जादू टोना आदि का उल्लेख है। इससे इसमें रोगों के उपचार की विधियों, इसमें रोगों के उपचार की विधियों, आयुर्वेद आदि की चर्चा है। ठीक है, रोगों के उपचार की विधियों और आयुर्वेद की चर्चा है। ठीक है ना, इसकी याद रखिए। भारतीय चिकित्सा शास्त्र की उत्पत्ति जो है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र की उत्पत्ति उत्तर वेद से ही मानी जाती है। ठीक है ना, प्रथम 3 वेदों को वैदिक त्रयी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम 3 वेदों को क्या कहा जाता है, वैदिक त्रयी। इसमें अथर्ववेद की गणना नहीं की जाती है। ठीक है ना, अथर्ववेद जिसमें क्या होता है, वैदिक त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, वैदिक त्रयी। ठीक है ना, उसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता। ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं, यह कर्म कांडों का संकलन, किसका संकलन है, कर्म कांडों का संकलन है। इनसे वैदिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर भी प्रकाश पड़ता है। किसका प्रकाश पड़ता है, वैदिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर भी क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, हमने इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो हमने देखा अभी
ये सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में, ये इसमें जो अथर्ववेद में जादू टोना अंधविश्वास के बारे में ये इससे जानकारी मिलता है, ठीक है ना। और जो चिकित्सा शास्त्र, सबसे बड़ी बात है आयुर्वेद, उपचार की विधि, रोगों के उपचार की विधि, आयुर्वेद की चर्चा, ये इंपॉर्टेंट है। और जो चिकित्सा शास्त्र की जो उत्पत्ति कहाँ से मिलती है, अथर्ववेद से, ठीक है ना, ये जरूरी रहेगा, ठीक है। प्रथम 3 को वैदिक रही है तो जानिए। ब्राह्मण ग्रंथ, अब थोड़ा देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या, यह कर्म कांडों की संकलन है, ठीक है ना, कर्म कांडों का ही संकलन है। और वैदिक जो है ना, वैदिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। इनसे वैदिकों को क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर भी क्या मिलता है, प्रकाश पड़ता है, ठीक है। फिर आते हैं अरण्यक, ठीक है। अरण्यक यह वेदों के रहस्य एवं चिंतन से जुड़ा ग्रंथ है। इन्हें ब्राह्मणों एवं उपनिषदों के बीच की कड़ी माना जाता है। किसकी माना जाता है, ब्राह्मणों एवं उपनिषद के बीच की कड़ी माना जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिए। ब्राह्मणों एवं उपनिषद के बीच की क्या माना जाता है, कड़ी माना जाता है। यह रहस्य एवं चिंतन से जुड़े हैं, ठीक है ना। ये उपनिषद के बारे में देखते हैं। उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यह वेदों की रचना से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित है, वेदों की रचना से संबंधित ग्रंथ है। उपनिषद में कर्म कांडों की निंदा की जाती है। उपनिषदों में क्या की जाती है, कर्म कांडों की निंदा की गई है तथा ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है। ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है। उपनिषदों का अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। गुरु के समीप बैठकर क्या लेना है, ज्ञान लेना है, ठीक है, इसको याद रखना। एक किसे वेदांत भी कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया, वेदांत भी कहा गया। यह वेदों के दर्शन से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। यह वेदों की क्या है, दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। उपनिषद में कर्म कांडों की निंदा की गई, कर्म कांडों की क्या किया गया है, निंदा की गई है तथा ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया, तथा ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया, ठीक है ना। उपनिषदों का अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, ठीक है ना। इनका क्या है, गुरु के समीप बैठकर, इनका क्या मतलब है, उपनिषद का अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना है, ठीक है ना। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के दर्शन से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है, इसलिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं।